हेलो गाइस, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 4 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपलीफाइड स्पीड टाइम कर्व। तो उस सिंपलीफाइड स्पीड टाइम कर्व के आज हम दूसरे प्रकार को पढ़ने वाले हैं। और उस दूसरे प्रकार का नाम क्या है? उस दूसरे प्रकार का नाम है क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व। क्या नाम है? क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुजीय स्पीड टाइम वक्र, गति समय वक्र। तो जो हमने लास्ट वाला पढ़ा था उसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये उसका दूसरा प्रकार है। तो दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेना है। ये लीजिए, मैंने इसका डायग्राम बना दिया बच्चों। इसका डायग्राम बनता है कुछ यूं, आप ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, लेकिन ट्रिपेजियम नहीं है। ये आती है डिस्टेंस और ये आती है डिस्टेंस एकदम सीधी। ये वाली जो होती है ये होती है B2 और ये जो होती है ये होती है B1। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, बस इसको भी मिटा दे रहा हूं, किसकी जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको बस समझाने के बता दिया है कि कौन सा B2 और कौन सा B1 है। ठीक है, बस ये लाइन खींच ले रहे ताकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बस। बाकी पीछे वाली क्लास की तरह आपको याद होगा कि ये होता है एक्सेलरेशन अल्फा, ये होता है रिटार्डेशन बीटा। लेकिन यहाँ पर दो बार रिटार्डेशन हो रहा है। एक बार यहाँ पर हो रहा है, एक बार यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है एक्सेलरेशन। तो ये वाला हो जाता है आपका tan इनवर्स बीटा, और ये वाला है tan इनवर्स अल्फा, और ये वाला एंगल भी tan इनवर्स बीटा सी, मतलब कि क्रिटिकल, या फिर बोले यहाँ पर सैचुरेशन रीजन में भी थोड़ा सा रिटार्डेशन होता है। सिंपलीफाइड स्पीड टाइम कर्व में मैंने आपको बताया था कि ताकि हम आसानी से अपने सवालों को सोल्व कर सकें, इसलिए कर्व को दो भागों में बांट दिया है। तो ये दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? बाकी के टर्म्स की बात करें अगर हम, तो ये आपकी स्पीड थी, ऑलरेडी आपको पता है। ये आपका टाइम था, ऑलरेडी आपको पता है। ये वाला सेक्शन T1 है, ये वाला सेक्शन T2 है, एंड दिस सेक्शन इज T3। और पूरे सेक्शन को तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं? पूरे सेक्शन को बोलते हैं T। किसमें? आर्स में। याद रखिए, किसमें? आर्स में। तो बस जल्दी से हम लोग यहाँ पर पहले मानने वाला काम कर लेते हैं कि लेट जो जो आपको मानना है वो मान लीजिए। यहीं पर मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर जगह है, इस बार कम से कम जगह करेंगे हम खर्च। लेट B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, पीछे वाले की तरह है। अल्फा एक्सीलरेशन, बीटा रिटार्डेशन, और बीटा सी यहाँ पर रिटार्डेशन ड्यू टू सैचुरेशन रीजन। ठीक है, उसके बाद T1 T2 T3 ऑलरेडी वही कहानी है कि T1 एक्सीलरेशन का टाइम, T2 सैचुरेशन का टाइम, और T3 रिटार्डेशन का टाइम। उसके बाद जो टोटल T है वो टोटल टाइम है, और S जो है वो फिर से वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। पीछे वाले की तरह करना, कुछ अलग नहीं करना, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अलग कुछ नहीं करना है। तो B1 क्या है? स्पीड अटेन मैक्सिमम इन एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन में जो मैक्सिमम स्पीड उसने गेन की वो है। और ये स्पीड अटेन मैक्सिमम इन रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन में उसने मैक्सिमम स्पीड अटेन की है। ठीक है भैया? बाकी T1 T2 T3 आपको ऑलरेडी पता है। T टोटल टाइम और S टोटल डिस्टेंस पीछे वाले की तरह आपको लिख देना है, जैसे कि हमने पीछे वाली क्लास में नहीं लिखा। जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारे वो पीछे वाली क्लास नहीं देखी है, वो जाकर के पहले प्लीज वो पीछे वाली क्लास देखें, क्योंकि उसको भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि इसको है। फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ। चलिए, T1 है टाइम इन एक्सेलरेशन, T2 है टाइम इन सैचुरेशन, T3 है टाइम इन रिटार्डेशन, T है टोटल टाइम, और S है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक,
बस जल्दी से बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और अब आपको बताइए आपको क्या करना है। अब हमको T1, T2 और T3 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फिर से Bm अपॉन एल्फा, और देखिए ये वाला T2 है तो ये भी T2 होगा ना, ये भी तो T2 होगा, तो T2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से मतलब अगर ये तो Bm नहीं, सॉरी Bm नहीं, B1 यहाँ पे Bm नहीं है, B1 है, B1। तो ये तो B1 था ये वाला पूरा, और ये B2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी V1 माइनस V2, मतलब V1 माइनस V2, तो ये निकल जाएगा, है कि नहीं। तो T2 के लिए आपको V1 माइनस V2 अपॉन बीटा C, मतलब ये जो रिटार्डेशन ड्यू टू सैचुरेशन रीजन है। उसके बाद T3 की वैल्यू के लिए क्या होगा, बहुत सिंपल, B2 ये B2 है और अपॉन बीटा ये बीटा है, ठीक। T1 T2 T3 की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको पता है, हम जानते हैं, और क्या जानते हैं हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो कृपया करके दिलचस्पी दिखाएं। हम जानते हैं कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस S इक्वल्स टू होता है S1 प्लस S2 प्लस S3। तो बस S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू और S3 की वैल्यू निकाल के फिर जोड़ देंगे और फिर आंसर। तो S1 की वैल्यू के लिए हमने जैसे पीछे किया था, क्या किया था, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, S2 S3 के लिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया, और S2 के लिए इस पूरी शेप का एरिया। इस शेप में दो शेप बटे हुए हैं, एक तो है आपका ये वाला रेक्टेंगल और एक है ये वाला ट्रायंगल, तो इन दोनों का एरिया मिलाकर के आपका T मतलब S2 के लिए आएगा। तो S1 का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, ट्रायंगल है इसलिए 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 हाइट की वैल्यू है मतलब B1 और बेस की वैल्यू है T1 अपॉन 3600 पीछे की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं। S2 की वैल्यू के लिए आपको दो फॉर्मूले, पहले रेक्टेंगल का एरिया फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए B ये वाला रेक्टेंगल, तो ये B2 और T2 अपॉन 3600 और प्लस ये वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2, ये लंब और ये आधार, तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा, ये है आपका V1 B2 इंटू T2 और अपॉन 3600, ठीक है। मतलब कि ये वाला डिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब ये हो गया इसका आधार, ये लंब और ये अपॉन में मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों S3 की, तो S3 के लिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बिल्कुल सिंपल है 1/2 इंटू बेस मतलब ये T3 और ये B2, तो B2 इंटू T3 और अपॉन 3600। देखिएगा हो सकता है कि बाकी सारे तो आपको क्लियर हो गए हो, लेकिन S2 वाले में कंफ्यूजन हो, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। S2 बेसिकली इस वाले रीजन में चला गया डिस्टेंस है ना, तो इस रीजन का एरिया चाहिए, और ये रीजन है हमारा दो रीजन में बटा हुआ, तो दो रीजन का एरिया चाहिए ना आपको, तो इसीलिए हमने इस वाले रीजन का आपको ये रेक्टेंगल बनाया और ये बनाया ट्रायंगल। तो इन दोनों का रेक्टेंगल का ये रही लेंथ मतलब B2, ये रहा टाइम T2, मल्टीप्लाई करके आंसर। फिर इस वाले ट्रायंगल के लिए ये रही लेंथ B1 माइनस B2, ये रहा बेस T2, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1/2 भी ट्रायंगल है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अब आगे आते हैं, अब आपको पता है अगला स्टेप क्या है बच्चों हमारे पास। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग इन तीनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो जल्दी से कर देते हैं एकदम। S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो जाएगा हमारे पास। S1 की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, S1 की वैल्यू है B1 T1 अपॉन 7200, ठीक है। एक मिनट अल्फा भी तो है, अल्फा कहाँ जाएगा वही मैं सोच रहा था, ये बीटा सी, ये अल्फा और ये बीटा, ये कहाँ जाएगा भाई। नहीं, वो तो बात, अच्छा ये अगली बार में पुट करेंगे, मतलब अगली बार में जब वैल्यू पुट करेंगे तब लिखेंगे अल्फा बीटा, तो हाँ ठीक है। ये पहले ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए सेम, उसके बाद इनको पुट कर दीजिएगा, करिए तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप अगला प्लस ये वाली वैल्यू पुट कर लीजिए S2 की,
S2 की क्या है, B2 T2 अपॉन 3600 प्लस B1 माइनस B2 इंटू T2 अपॉन 3600 और उसके बाद S3 के लिए प्लस कर दीजिए प्लस B2 T3 अपॉन 7200। 72 क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गए 7200 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है कि अब आप इसमें कोशिश करो कि T2 वाले एक साथ ले आओ, T1 वाले एक साथ ले आओ और T3 वाले एक साथ ले आओ। समझ गए बात की नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस ये करना है कि अब आप इसमें T2 वाले एक साथ लेके आओ, T1 वाले एक साथ लेके आओ और T3 वाले एक साथ लेके, मतलब दो कई सारे तरीके हैं वैसा करने के, तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप तो भैया वैसे कर लो जैसे कंफर्टेबल लगे। ठीक है नहीं, ठीक है, चलिए कर लेते हैं इससे आगे। देखिए एक काम और करते हैं, ये कट जाएंगे मुझे लगता है ये दोनों, देखो कैसे कटेंगे। इसको ऐसे लिख लो B1 T1 बटे 7200 प्लस B2 और T2 बटे 3600 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो B1 T2 बटे 3600 और नहीं माइनस B2 T2 बटे 3600, B1 T2 माइनस आएगा यहाँ पर माइनस B2 T2 अपॉन 3600 और प्लस B2 T3 अपॉन 7200। ये कर दिया आपस में। अब इसको एक साथ लिखूंगा मैं ताकि स्टेप बच जाए हमारे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको लिख देंगे B1 T1 अपॉन 7200 प्लस B1 T2 अपॉन 3600 और प्लस B2 T3 अपॉन 7200। ठीक है बच्चों, यहां तक का क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यहां तक का क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें T1 T2 T3 की वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, T1 T2 और T3 की वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर एक काम करें T1 एक काम करो, इसमें से एक टर्म और बची होगी हमारे पास कोई सी, B2 T2 कट गया, उसके बाद हाँ ठीक है, देखिएगा यहां से B2 T2 अपॉन 3600, उसके बाद ये हाँ यहां से B2 B1 B2 T2 अपॉन 3600 B1 T2 अपॉन 3600 B2 T2 अपॉन 3600 कट गया। ठीक है, तो अब यहां से हम T1 की वैल्यू इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों? देखिएगा जरा, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा शायद, कैसा निकलेगा? हाँ देखो, वो दिख गई, गलती मुझे पकड़ में आ गई। ये एक्चुअली यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर 1/2 हमने पुट नहीं किया, तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ से ये दो लाइन हो गई है गलत, गलत का मतलब वहाँ पर हमने वैल्यू अलग पुट कर दी, तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है यहाँ तक की तो ठीक है, इसके बाद की जो वैल्यू पुट करनी है वो हमको कुछ ऐसे करनी है। देखिएगा ये वाला 1/2 भी तो आएगा नहीं आएगा, ये 1/2 और फिर ये पुट करनी है B1 माइनस B2 और अपॉन 3600 इंटू T2 और फिर प्लस का ये वाला 1/, मतलब इसको एक साथ लिख देंगे हम B2 T3 अपॉन 7200 ऐसे करके। ठीक है, ये है एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद अब एक्चुअली देखिएगा, जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे, मतलब कि अगर आप ये B2 T2 अपॉन 3600 है और ये आएगा B2 T2 अपॉन 7200, तो ये आपका माइनस वाला इसको प्लस बना देगा, यानी कि ये क्या बचेगा हमारे पास बचेगा प्लस का B2 T2 अपॉन 3600। तो जब हम इसमें से बाद में कॉमन निकालेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी हमारे पास बच्चों, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ अलग करके दिखा देता हूँ, कहाँ दिखाएं, जगह तो बची नहीं कहीं पर, यहीं पर इसके आगे करके दिखाया था। देखिए इसी के आगे कर देता हूँ इसको, यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है B2 T2 अपॉन 3600 प्लस B1 T2 अपॉन 7200 और माइनस B2 T2 अपॉन 7200।
तो ये वाले दोनों में आपस में रिलेशन बन गया। तो इन दोनों में देखो रिलेशन बनाओ, क्या बन जाएगा 7200, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b2t2 माइनस b2t2 और प्लस का b1t2, तो ये बन जाएगा हमारे पास b2t2 अपॉन 7200 और प्लस का b1t2 अपॉन 7200, तो ये मिल गया हमारे पास t2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा b1 प्लस b2 अपॉन 7200। ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग को मैं कि मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह मतलब ये सिर्फ ये जो पूरी वैल्यू है एग्जैक्टली इसकी जगह हम लिख सकते हैं अपना, क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये चीज, समझ में बात नहीं, इसकी जगह ये चीज लिख सकते हैं। तो हम वही लिखने वाला हूँ, इसकी जगह ये चीज लिखूंगा। तो कैसे करेंगे, b1t1 अपॉन 7200 प्लस b2t2 अपॉन 7200 और प्लस ये हो जाएगा आपका b1 प्लस b2 अपॉन 2 इंटू t2 अपॉन 3600, या फिर सीधा सीधा कर दो, इसको कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करना, हमें काम कर रहे हैं, इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, जैसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल वैसे लिख देते हैं। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो बाबा इतने कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, बस हमने क्या किया है कि यहाँ इतने सारे नंबर है कि इधर उधर तो हो ही जाता है। तो S2 की वैल्यू निकाली थी यहाँ से हमने, उसके बाद S2 के बाद हमने इस वाले को यहाँ से ये बनाया है, कैसे बनाया है, मल्टीप्लाई करके आपस में, और कुछ नहीं किया। ठीक, तो वही लिख रहा हूँ मैं इसको, इसकी जगह क्या लिखने वाला हूँ, b1 प्लस b2 अपॉन 7200 और ये t2 और प्लस b2 t3 अपॉन 7200। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए यहाँ पर कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की। S3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, S3 की वैल्यू सेम थी ना ये वाली, ये हो जाएगा आपके पास b2 इंटू t3, हाँ ठीक है, b2 t3 अपॉन 7200। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा, b1 t1 अपॉन 7200 प्लस b2 t2 अपॉन 7200 प्लस b1 t2 अपॉन 7200 प्लस b2 t2 अपॉन 7200 और प्लस b2 t3 अपॉन 7200। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों यहाँ तक? मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं रही होगी। अच्छा, ये वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि हमको जो है ये वाली टर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये था बस, ठीक है, अब ठीक है, बस ये वाली टर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमको जो है बच्चों इन दोनों की वैल्यू को सोल्व करके, देखिएगा मैं इसको वापस से सोल्व करके दिखाऊं, क्या आप लोग को लग रहा है कि वापस से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका b2 t2, ठीक है, अपॉन 3600। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा b1 t2 अपॉन 7200 माइनस b2 t2 अपॉन 7200। ये दोनों आपस में सेम है तो इनमें दोनों आपस में सम हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 7200 ऊपर 2b2 t2 माइनस b2 t2 और प्लस b1 t2 अपॉन 7200। तो क्या बना, ये बना b2 t2 अपॉन 7200 प्लस b1 t2 अपॉन 7200। यहाँ से t2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा b1 प्लस b2 अपॉन 7200। तो मतलब देखा जाए तो हमारी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आई है ये वाली जो हमने यहाँ पर पुट की है। मतलब ये हमारे पास ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये वाली वैल्यू S2 जो कि हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लेके आए, और ये हो गई S3, और यही हमने किया है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, अब आपको मैंने पूरा एकदम एग्जैक्टली क्लियर करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है कि T1 वाले B1 वाले एक साथ और V2 वाले एक साथ, इन दोनों में से B1 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा हमारे पास V1 अपॉन 7200 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा
T1 प्लस T2 और इन दोनों में से V2 अपॉन 7200 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा T2 प्लस T3। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको पता है कि T की वैल्यू T1 प्लस T2 प्लस T3 होती है। यहां से आप T1 प्लस T2 और T2 प्लस T3 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा V1 अपॉन 7200 प्लस ये हो जाएगा T माइनस T3 तो T माइनस T3 और प्लस V2 अपॉन 7200 ये हो जाएगा T माइनस T1। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इतने सारे नंबर T2 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 हो जाते हैं, टूटी हो जाती है दिमाग टूट जाता है इतने सारे नंबरों में। लेकिन आप चिंता मत करो, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, ये ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, ये मतलब ये तीनों का सम जो है वो ये है। ठीक, तो अब क्या करोगे आप? अब आप एक काम करो कि अब इन दोनों में से 70 to 100 कॉमन लेके इधर पुट कर दो, मतलब कि 70 to 100 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों में से कॉमन लेके इधर, तो ये हो जाएगा आपका 70 to 100 s इज इक्वल्स टू b1 और t3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर t माइनस t3 की वैल्यू क्या थी, कहाँ थी t3 की वैल्यू है ये वाली, तो t3 की वैल्यू है b2 अपॉन बीटा, वैसे ही प्लस b2 t1 की वैल्यू पुट कर दो, t1 की वैल्यू है v1 अपॉन अल्फा, तो v1 अपॉन अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दीजिए, क्या मिलेगा हमारे पास 70 to 100 s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास b1t प्लस b1t2, तो b1t माइनस b1 b2 अपॉन बीटा प्लस b2t माइनस b1 b2 अपॉन अल्फा। अब ये t वाले एक साथ और अल्फा बीटा वाले एक साथ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 70 to 100 s इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों में से t कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा b1 प्लस b2 और इन दोनों में से माइनस का b1 b2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये हमने एक इक्वेशन बना लिया और इस इक्वेशन की हेल्प से हम अपने बीटा मतलब b1 b2 s t और अल्फा बीटा के संबंध में फॉर्मूला जैसे हमने पीछे बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमने bm की वैल्यू फाइंड की थी वहां पर, सेम कहानी यहाँ पर करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना है, सेम डिटो कहानी यहाँ पर भी हमको अप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों, ओ तो आपको दिखना बंद हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, नीचे वाला मैंने बोल दिया है कि मैंने वहां पर क्या लिखा है, इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये प्लस क्या बचा था हमारे पास, हमने इस बार कॉमन ले लिया b1 b2 तो अंदर बच गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये हमारी इक्वेशन आ गई फाइनल, इसकी हेल्प से हम लोग अपनी किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं अभी फिर से यहाँ पर लिख दूंगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इस बार पूरा बोर्ड पर हो गया एक ही बार में। देखिएगा, क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व को डिस्कस करते समय हमने सबसे पहले तो ये डायग्राम इसका बना लिया। डायग्राम में ये एक्सीलरेशन है, ये बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा सी है। उसके बाद ये b1 है और ये b2 है, ये t1, ये t2 और ये t3 और तीनों का समय t। इन सब के बारे में ऑलरेडी पता है आपको। t1 की वैल्यू होती है b1 अपॉन अल्फा, t2 की वैल्यू t2 ये वाला है तो b1 माइनस b2 अपॉन t2, तो मतलब इसका बीटा सी, तो t2 की वैल्यू हो गई b1 माइनस b2 अपॉन बीटा सी। उसके बाद t3 की वैल्यू b2 अपॉन बीटा, तो b2 अपॉन बीटा हो गई। हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होती है s1 प्लस s2 प्लस s3। s1 की वैल्यू हमने निकाली तो वो निकाल दी हमने चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया s1, इसका एरिया s2, इसका एरिया s3। तो s1 के लिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 हाइट इनटू बेस 1/2 हाइट b1 बेस t1, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। वैसे s2 की वैल्यू निकाली थी, फिर वैसे s3 की निकाली थी, निकाल के हमने यहाँ पर पुट की और हमारी को लेके आके सोल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आए, क्लास को वापस से रिपीट करके देते हैं। ठीक है बच्चों, और हमने अपनी फाइनल इक्वेशन निकाली है और वही हमारी फाइनल इक्वेशन थी जो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व को सोल्व कराती है।
अब जो इक्वेशन हमारी उधर निकली हुई है उस इक्वेशन पे अगर मान लीजिए आपको कोई भी एक वेरिएबल दिया हो, बाकी सबकी वैल्यू पता हो, तो आप उसकी फाइंड कर लेंगे उस इक्वेशन की हेल्प से। अब आप चाहें तो क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और आगे को कराऊंगा मैं वहां तक भी, मतलब V2 की वैल्यू मतलब एक फॉर्मूला नया B2 की फॉर्म में और ड्राइव करके दिखा देता हूं। बस एक फॉर्मूला छोटा सा, जैसे आपने भी देखा था पीछे से शुरू होगा, बता लीजिए हमको कि T2 की वैल्यू क्या थी, जल्दी से बताओ। T2 की वैल्यू थी B1 माइनस B2 और T2 की अपॉन में बीटा C, ठीक है, यही वैल्यू थी। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू देखा जाए तो वहां से हमारे पास क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, अभी बताता हूं क्या हो जाएगी, रुक जाओ। T2 की वैल्यू यहां से B1 अपॉन बीटा C माइनस B2 अपॉन बीटा C, ठीक है। या फिर काम करो, इसको और भी रहने दोगी, इसको मत लिखो क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ B2 फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर इसको लिख दो बीटा C इंटू T2 B1 माइनस B2। अब B2 की वैल्यू हो जाएगी B1 माइनस बीटा C इंटू T2। अब तो ठीक B2 फाइंड करना था इसीलिए बस। अब B1 तो B1 है, कुछ चेंज नहीं करना है उसमें, और बीटा C है। T2 की वैल्यू पुट कर दो, T2 की वैल्यू हो जाएगी T माइनस T1 माइनस T3, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके इस तरीके से हो जाएगा ना ये लीजिए, ठीक है। अरे भैया तीनों की वैल्यू अभी तो बताया था इक्वल्स टू T है, तो यहाँ से T3 की वैल्यू T माइनस T1 माइनस T2 नहीं हो जाएगी, तो वही तो पुट किया मैंने भी यहाँ पर, ठीक है नहीं, ये क्या हो जाएगी T माइनस T1 माइनस T2 की वैल्यू T3, ठीक है, वही पुट किया हमने। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, बीटा C और T माइनस, और T1 की वैल्यू थी हमारे पास B1 अपॉन अल्फा, और T3 की वैल्यू थी हमारे पास B2 अपॉन बीटा, और बस उसके बाद V1 माइनस, अब इनकी सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है हमारे पास B1 माइनस T इंटू बीटा C माइनस B1 बीटा C अपॉन अल्फा और माइनस B2 बीटा C अपॉन बीटा, इधर को B2 था, इस वाले B2 को इधर ले आओ और आंसर बन गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा B2 प्लस B2 बीटा C अपॉन बीटा इक्वल्स टू B1 माइनस T बीटा C माइनस B1 बीटा C अपॉन अल्फा, और इन दोनों में से B2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस बीटा C अपॉन बीटा इक्वल्स टू, इन दोनों में से बीटा C कॉमन लेना चाहो तो मैंने आपको ऐसे करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, B1 माइनस T बीटा C माइनस के B1 बीटा C अपॉन अल्फा, ये इसको एक साथ ब्रैकेट में रख दो। उसके बाद ये वाली वैल्यू यहां से उठ के B2 यहीं रहेगा और ये इसके डिवाइड में, यानी कि 1 प्लस बीटा C अपॉन बीटा, ये हमारा नया इक्वेशन आ गया। दिस ऐसे करके जल्दी से मैं देख रहा था बच्चों, आप लोग को ये पूरा दिखाया कि नहीं दिखाया? जी हाँ बिल्कुल, आप लोग को ये पूरा दिखा हुआ है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। और इस लिहाज से हमने फाइनली क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व को सोल्व कर लिया। बस ये और ये दोनों उसके आखिरी एक्सप्रेशन है, इन्हीं पर हमको सोल्व करना होता है। यहाँ पर छोड़ दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ तक कर दोगे तब भी पूरे नंबर, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे दोनों सिंपलीफाइड स्पीड टाइम मिटा दें इसको, इसी के साथ हमारे दोनों सिंपलीफाइड स्पीड टाइम कर्व खत्म हो गए। अब जल्दी से चैप्टर नंबर 4 के आगे के बचे हुए एक दो टॉपिक को बहुत ही ज्यादा रफ्तार से मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में उनके भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन की राइट नोट ऑन, मतलब उनके ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाता है कभी कभार, तो इसीलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ नोट लिखने के लिए, ठीक है। देखिएगा जैसे कि ट्रैक्टिव एफर्ट टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, कोफिशिएंट ऑफ कोहेजन, ये वाले टॉपिक है, ग्रेडियंट वाला टॉपिक है, इनको जल्दी जल्दी से एकदम समझा देते हैं और उसी के साथ फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 काफी
इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से कम बता रहे हैं आपको 10 से 15 नंबर का आने के चांसेस हैं। 10 नंबर का तो जरूर ही आएगा इस चैप्टर से, जो पिछली क्लास थी और जो इस क्लास थी और उससे पहले की और क्लास है। 3 क्लासेस में हमने अपना पूरा चैप्टर नंबर 4 खत्म किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जल्दी से बिना देरी किए मैं आपको बताता हूं। आपको अगला टॉपिक वो है आपका बच्चों ट्रैक्टिव एफर्ट। 2-3 टॉपिक हैं, एक है ट्रैक्टिव एफर्ट और एक है आपका एफर्ट टू गेट ट्रेन इन मोशन। मतलब एक आपका टॉपिक है ट्रैक्टिव एफर्ट, एक है एफर्ट टू गेट ट्रेन इन मोशन, मतलब कि मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, कि ट्रेन मूव कैसे करती है। और फिर एक है आपका कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैक्टिव एफर्ट की। तो बच्चों आपको पता होगा जब आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो उस समय पर ट्रेन हमारी रेस्ट पोजीशन में होती है, ठीक है नहीं। मतलब कि जब हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट करती है उस समय पे हमारी जो ट्रेन होती है वो रेस्ट पोजीशन में होती है। तो रेस्ट पोजीशन से ट्रेन को मोशन में लाने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं। फोर्स तो लगाना पड़ेगा, बस उसी फोर्स को कहा जाता है ट्रैक्टिव एफर्ट। मतलब कि ट्रेन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स, जो एफर्ट लगाया गया उसको बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। दूसरी बात, ट्रेन को मोशन में बनाए रखने के लिए भी हमको ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब कि ये है सिंपल सी बात, ट्रैक्टिव एफर्ट एक ऐसी टर्म है ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी होती है। मतलब कि ट्रेन अगर मोशन कंडीशन में है तो भी ट्रेन किसकी वजह से मोशन कंडीशन में है, ट्रैक्टिव एफर्ट की वजह से। ट्रेन अगर रेस्ट कंडीशन में है, किसकी वजह से रेस्ट कंडीशन में है, ट्रैक्टिव एफर्ट। मतलब ट्रैक्टिव एफर्ट 0 है तो ट्रेन रेस्ट कंडीशन में है। ट्रैक्टिव एफर्ट हमने लगाना शुरू किया तब ट्रेन रेस्ट से मोशन में आने लगी। अब ट्रेन पर अगर जैसे आप बाइक चलाते हो, जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक का जो एक्सेलरेटर रहता है, तो जब जैसे आप एक्सेलरेटर, जब तक आप उसका एक्सेलरेटर ऑन नहीं, मतलब नहीं खींचते हैं तब तक आपकी बाइक आगे नहीं जाती, या स्कूटी हो जैसे भी हो। जब आप उसका एक्सेलरेटर खींचते हैं तब स्कूटी या बाइक आपकी आगे जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर आप उसका एक्सेलरेटर छोड़ देंगे तो भी तो वो आगे जाकर थोड़ी दूरी पर रुक जाएगी ना। तो मतलब आपको उसको उस मोशन में बनाए रखने के लिए भी तो एक्सेलरेटर खींचना पड़ता है। बस सेम कहानी ट्रैक्टिव एफर्ट की। ट्रैक्टिव एफर्ट एक ऐसा फोर्स है जो ट्रेन को मोशन में बनाए रखता है या फिर रेस्ट से मोशन में लेकर के आता है। दोनों बातों पर जरूरी होता है। क्लियर। ट्रैक्टिव एफर्ट बेसिकली अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसको वैसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फोर्स है। और फोर्स की यूनिट आपको पता है बच्चों क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इसकी यूनिट भी आपके पास न्यूटन होती है। बहुत बार जेईई जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ट्रैक्टिव एफर्ट का यूनिट क्या होता है या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट का काम क्या है। और दूसरा टॉपिक जल्दी से बिना समय गवाए, ट्रेन मूवमेंट मैकेनिज्म। ट्रेन मूवमेंट प्रोसेस कहने ज्यादा सही है कि मतलब ट्रेन एक्चुअली चलना कैसे स्टार्ट करती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन की, बिजली वाली ट्रेन की। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी की कहानी समझाऊं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैटरी होती है, एक मोटर होती है। अब वो बैटरी मोटर को सप्लाई देती है, जैसे ही मोटर को सप्लाई मिलती है मोटर घूमने लगती है। जब मोटर किसी प्रकार से पहिए से भी तो कनेक्ट होती होगी तभी तो पहिया घूमेगा, क्योंकि आपका काम मोटर को घुमाना नहीं, आपका काम तो तब होगा जब आपकी गाड़ी का पहिया घूमने लगे। तो सेम कहानी ट्रेन मूवमेंट प्रोसेस का मतलब है कि हमने मोटर के आर्मेचर पर सप्लाई दी तो मोटर का आर्मेचर घूमना शुरू कर दिया। जब मोटर का आर्मेचर घूमना शुरू कर दिया तो मोटर के आर्मेचर पर एक पिनियन लगा होता है। पिनियन का मतलब एक टाइप का गियर रहता है, वो लगा रहता है। जब ये मोटर का, ये है आपका मोटर आर्मेचर, जब ये मोटर का आर्मेचर घूमने लगता है तो ये जो पिनियन रहता है, यानी कि पिनियन का मतलब गियर होता है वैसे एक तरीके से देखा जाए तो, ये पिनियन घूमने लगता है। इस पिनियन के साथ बेसिकली हम लोग जोड़ देते हैं व्हील को।
व्हील मतलब ट्रेन का पहिया, ट्रेन के पहिए को बोलते हैं व्हील। और इस व्हील के साथ हम लोग इसका जो गियर रहता है, जो आपका गियर पहिए पर लगा होता है, उस गियर को इस पिनियन के साथ जोड़ देते हैं। अब ध्यान से समझ के चलिएगा, जब आपने मोटर को सप्लाई दी तो मोटर घूमना शुरू हुई, मोटर घूमी तो मोटर के साथ लगा हुआ पिनियन भी घूमा। जब पिनियन घूमा तो पिनियन ने, ये है आपका व्हील मतलब कि ट्रेन का व्हील, ट्रेन का पहिया जो होता है वो है आपका ये, और ये है आपका गियर। समझ के चलिएगा, जब आपने मोटर को सप्लाई दी, आर्मेचर घूमा, आर्मेचर घूमा तो इससे कपल्ड किया हुआ, क्योंकि ये सब कपलिंग, इन सब में आपस में कपलिंग होती है, मतलब इनके सबके सेंटर रहते हैं एक जगह। ऐसा मान लीजिए कि इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, तो ये जब घूमना शुरू हुआ तो ये इसका गियर, ये पिनियन है वो भी घूमना शुरू हुआ। जब ये पिनियन घूमना शुरू हुआ तो इस पिनियन कनेक्ट किया हुआ है गियर से, गियर घूमना शुरू हुआ। और जब गियर घूमने का प्रयास कर रहा है तो वो इस पहिए को तो साथ में लेके घूमेगा ना। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर इस हाथ को इस हाथ से पकड़ लूं तो ये वाला हाथ मेरा जहां भी जाएगा, इस वाले हाथ को तो अपने साथ लेकर के जाएगा ना, क्योंकि इस वाले हाथ को मैंने इस हाथ से पकड़ लिया। सेम कहानी, इस गियर से व्हील कनेक्टेड है, जब गियर घूमेगा तो ऑब्वियसली बात है व्हील तो जरूर घूमेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये कहानी है। ठीक है, परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये आपका ट्रेन मूवमेंट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अगर हम बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट के फॉर्मूला की बच्चों, तो ट्रैक्टिव एफर्ट का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F, मतलब इस कंडीशन में, ट्रेन के मूवमेंट प्रोसेस कंडीशन में फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ईटा इंटू टी, F इक्वल्स टू ईटा इंटू टी इंटू 2 गामा अपॉन डी। ये आपका ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें हम कि ईटा की वैल्यू ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ईटा का मतलब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। देखिए हम जो है पावर मोटर पर जनरेट करते हैं, उस पावर को मोटर से व्हील पर ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर यानी कि ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिशन सिस्टम की जो है कुछ ना कुछ लॉस भी होता होगा, तो एफिशिएंसी होती है वो ईटा होती है। ठीक है, आई बात समझ में नहीं? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद ये जो आपका डी रहता है, डी ये रहता है आपका, डी का जो मतलब है कैपिटल डी का, वो है आपका डायमीटर ऑफ दिस व्हील, मतलब ये जो रोड व्हील है इसका डायमीटर होता है। ये जो गामा है, गामा बेसिकली ये इसका डायमीटर होता है डी और इसका डायमीटर होता है डी डैश, मतलब कि गियर का डायमीटर होता है स्मॉल डी और पिनियन का डायमीटर होता है डी डैश। तो इन दोनों का रेशियो होता है हमारे पास गामा। ठीक है, बस ये आपका ट्रैक्टिव एफर्ट की कहानी है। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर का हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ जाता है। उस लास्ट टॉपिक का नाम मैं बस यहीं पर लिख देता हूं, वो आपका लास्ट टॉपिक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, ADHESION, एडिशन, मतलब उसको हिंदी में कहा जाता है चिपकन गुणांक, चिपकन गुणांक। बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि इस कोफिशिएंट ऑफ एडिशन के बेस पर ही हमको पता लगता है कि ट्रेन हमारी कैसे चलेगी, मतलब ट्रेन को चलाने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी या कितने फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली हमारा चिपकन गुणांक कोफिशिएंट एडिशन जो है वो इसी के बेस पर रहता है। तो ये इसका बिल्कुल, वैसे तो इसके बुक में आपको कई सारे फॉर्मूले मिले होंगे, देखे होंगे आप लोगों ने, वरना मैं आपको बिल्कुल इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। इसका फॉर्मूला होता है ट्रैक्टिव एफर्ट अपॉन वेट ऑफ ट्रेन, या फिर केवल वेट लिखो ज्यादा फायदा है, मतलब कि ट्रैक्टिव एफर्ट अपॉन वेट ऑफ ट्रेन। इसका मतलब यह है कि जब आपका ट्रेन स्टार्ट हो रही होगी, मतलब कि जब रेस्ट पोजीशन से मूविंग मोशन कंडीशन में आ रही होगी, उस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है, और ट्रेन का वेट तो उतना ही रहेगा, वेट थोड़ी ना बदल जाएगा। फिर जब ट्रेन चल के मोशन में आ गई होती है तो उस कंडीशन में हमको
उतना ट्रैक्टिव एफर्ट, मतलब जैसे कि मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया होगा कि एक जैसे बड़ा सा रोलर पड़ा हुआ है, तो उस बड़े से रोलर को एक को तो पकड़ के खींचना है, बिल्कुल रेस्ट में है, और एक पहले से घूम रहा है, उसको आगे पास करना है। तो कौन सी कंडीशन में कम फोर्स लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब वो घूम रहा है पहले से, उस कंडीशन में कम फोर्स लगेगा। तो सेम कहानी यहाँ पर अप्लाई होती है कि जब ट्रेन रेस्ट से मोशन में आ रही होती है, तो उस कंडीशन में आपका ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा लगता है, और जब ट्रेन मोशन में होती है तो उसको मोशन में बनाए रखने के लिए ट्रैक्टिव एफर्ट कम लगता है। अब बात आती है कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कब कम होगी और कब ज्यादा होगी? तो भैया इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा है, और ये तो मतलब ट्रेन का वेट तो दोनों वाली फिक्स रहेगा, तो शुरू में ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा लग रहा है और बाद में ट्रैक्टिव एफर्ट कम लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन की वैल्यू ज्यादा और रनिंग में कम, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा और रनिंग में कम रहेगी क्या? म्यू की वैल्यू। अब म्यू का यूनिट पूछें तो म्यू का यूनिट आप खुद से बता दो, ट्रैक्टिव एफर्ट और ट्रेन ऑफ वेट, बेसिकली न्यूटन और वेट का भी न्यूटन होता है, तो न्यूटन से न्यूटन हमारा कट जाता है। और वैसे भी किसी भी गुणांक की कभी कोई वैल्यू होती है, गुणांक अंक होता है, अंक हैज नो डायमेंशन, वैल्यू से डायमेंशन की बात कर रहा हूं, मतलब यूनिट की, तो गुणांक का कभी कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक छोटा सा सवाल और है मेरा, एक मतलब इसी में आपके चैप्टर नंबर 4 में है कि जब ट्रेन ढाल पर चढ़ती है, मतलब किसी ग्रेडियंट पर चढ़ती है, तो उस समय भी उसको ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है, तब आपके कोफिशिएंट ऑफ एडिशन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना? ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों किसी नॉर्मल सी ट्रेन के लिए, तो मैं एक बहुत छोटी सी बात ले रहा हूं, 60 किलोमीटर की जो स्पीड से अगर मतलब कोई ट्रेन चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन चल रही है, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होगा वो 0.1 होगा। मतलब ये बता रहा हूं अंदाजा के तौर पर कि अगर ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होगा बच्चों वो 0.1 या 0.1, हाँ 0.1 के आसपास ही होगा, मतलब कहने का मतलब ये है। अगर हम बात करें कि जब ट्रेन हमारी रेस्ट से उठना स्टार्ट होती है, तब हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या होगा? जब रेस्ट से आगे को जाती है, तब कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होता है 0.25, मतलब जब स्पीड उसकी 0 किलोमीटर पर आवर है और बढ़ना शुरू हो रही है, तब कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होता है 0.25। ओके बच्चों, तो अब देखिएगा बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 4 इसी के साथ खत्म हो गया है। हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ लिया है? अपने सारे के सारे कर्व पढ़ लिए, सिंप्लीफाइड पढ़ लिए, उनके डेरिवेशन देख लिए अलग अलग क्लास में। आज की क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल स्प्रिंग टाइम कर्व का डेरिवेशन देखा था, और ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रेन मूवमेंट प्रोसेस, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उम्मीद है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 यूं करके एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों उम्मीद हमसे अपनी बिना बात की ना लगाया करो, क्लास चलती है, क्लास में टाइम से पढ़ने आया करो, समझे? और एग्जाम आगे ढंग से पढ़ लो, इसी में फायदा है, वरना बहुत पछताओगे, और उस पछतावे का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर अभी कोई समस्या है, उन सारी समस्याओं का सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन बाद में पछताए तो बाद में पछताने का कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, समझे? बाद में पछताने का हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अभी अगर पछताओगे तो अभी पछताने का सोल्यूशन है, अभी आप मेरे से कुछ भी पूछ लीजिए, आपकी हर समस्या का हम समाधान कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ठोक डालो, शेयर कर दो बाकी लोगों को भी, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहे। अब मैं अगली क्लास में चैप्टर नंबर 5 को पूरा एक क्लास में खत्म करेंगे, फिर 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, सारे चैप्टर्स को एक एक क्लास में खत्म करके आपका कोर्स 2 से मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर उतने बड़े बड़े हैं ही नहीं कि उनको एक से ज़्यादा क्लास लिया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक अपने घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।